शादी के 20 साल बाद एक पति अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाता है और जब वह उसे ढूंढता हुआ उसके ससुराल में पहुंचता है, यानी कि जहां से उसकी शादी हुई थी, तो वहां पर उनका कोई भी नामो निशान नहीं होता। इधर उधर पूछता है तो उसे पता चलता है कि वह तो अपने ननिहाल में गए हैं, सभी के सभी वहीं पर रह रहे हैं। तो उसके बाद वह वहां से अपनी पत्नी के ननिहाल में जाता है, लेकिन वहां पर जाने के बाद जब अपनी पत्नी की हालत देखता है तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर जब उसकी पत्नी उसे देखती है तो उसके बाद पत्नी भी फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मैं अब तुम्हारे लायक नहीं बची। कौन थी वे पत्नी और क्या हुआ था ऐसा जो 20 साल तक पति पत्नी एक दूसरे से नहीं मिले थे? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हैं ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आज की इस कहानी को सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आप लोगों को महसूस हो जाएगा कि असली प्यार क्या होता है, जिस प्यार के लिए इंसान उस हद तक गुजर जाता है जो आज के जमाने में देखने को नहीं मिलता है। कहानी स्टार्ट होती है 2002 से। 2002 में उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक रत्नेश नाम का लड़का होता है, जिस लड़के की शादी घर वाले एक लड़की से कराते हैं जिसका नाम अनीता होता है। अरेंज मैरिज थी, ना लड़के ने लड़की को देखा था ना लड़की ने लड़के को देखा था। लेकिन अरेंज मैरिज होने के बाद जब अनीता होती है वह रत्नेश के घर आती है तो वहां पर अनीता देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और उसे देखते ही यहां पर जो रत्नेश होता है वह उसका मुरीद हो जाता है और उसे बेइंतहा प्यार कर बैठता है। अब समय था 2002 का और 2002 का समय ग्रामीण एरिया में कुछ इस तरह का था कि पति पत्नी एक दूसरे के सामने किसी और के सामने आ भी नहीं सकते थे, तो यहां पर एक दूसरे से छुप छुप कर मिला करते थे। और जब शादी के बाद उसकी पत्नी उसके पास आती है तो लगभग 15 दिन तक वो उसके पास ही रहती है, क्योंकि इतने दिनों में वापस जाया करती थी। उस टाइम पर ज्यादा सवारियों के साधन नहीं थे तो इस चीज को मैनेज किया जाता था, यानी कि ज्यादा दिन वहां पर ससुराल में छोड़ दिया करते थे, फिर उसके बाद ज्यादा दिन मायके में रहा करती थी लड़कियां। तो 15 दिन तक पत्नी वहां पर रहती है और 15 दिन में उसके परिवार वाले ये कहने लगते हैं कि जोरू का गुलाम बन गया है, हमेशा उसके आगे पीछे घूमता रहता है। लेकिन जो रत्नेश होता है वह बेइंतहा उससे प्यार किया करता था और इस प्यार की खातिर वह उसे बिल्कुल भी दूर नहीं हो पाता है। धीरे धीरे 15 दिन कंप्लीट हो जाते हैं और इन 15 दिनों में दोनों के बीच में इतना गहरा प्यार हो गया था जो शायद किसी कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट के बीच में अब जिंदगी भर नहीं हो पाएगा। अब इन दोनों का प्यार जब गहरा हो जाता है तो उसके बाद जो उसकी पत्नी होती है अनीता, उसे लेने के लिए उसके मायके वाले आ जाते हैं और उसे लेकर वहां से उसके घर चले जाते हैं। अब जो कि रत्नेश होता है वह अपनी पत्नी से प्यार किया करता था और जैसे उसको जाए हुए 4 से 5 दिन बीतते हैं तो उसको तन्हाइयां काटने लगती हैं। 2002 का समय ऐसा था दोस्तों जहां पर मोबाइल फोन वगैरह ना के बराबर थे, उनका कोई चलन इतना खास नहीं था गांव ग्रामीण एरियो में, क्योंकि अगर थे भी तो उन एक आध गिने चुने घरों के पास थे वो मोबाइल फोन वगैरह, या जो एसटीडी जो वैसे फोन होते थे ना, यानी कि जिनमें कोड लगता था, कोड लग के बात होती थी, लैंडलाइन फोन, वो भी किसी किसी अमीर घर में रहा करते थे। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ये सब चीजें नहीं थी। तो 5 दिन जैसे होते हैं तो उसके बाद उसे अपनी पत्नी की यादें सताने लगती हैं, तन्हाइयां काटने लगती हैं और धीरे धीरे 5 दिन और वह रुक जाता है। लेकिन जैसे ही 10 दिन होते हैं उसकी पत्नी को जाए हुए तो उसके बाद उससे रहा नहीं जाता और एक दिन शाम के समय वह अपने घर से साइकिल उठाता है और साइकिल उठाने के बाद यहां से लगभग 10 से 15 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद अपनी पत्नी के गांव में पहुंच जाता है। जैसे वो उस गांव में गया था तो उसने अपना चेहरा ढक लिया था और एक मुसाफिर की तरह उस गांव में घुसता है। यहां पर लोग उसकी तरफ देखते तो हैं, लेकिन चूंकि चेहरा ढका हुआ था तो उसे कोई पहचानता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे रात हो जाती है और रात के समय इक्का दुक्का लोग उसे मिलते हैं, वो भी उससे ज्यादा पूछताछ नहीं करते हैं। वह धीरे धीरे अपनी पत्नी के घर के सामने पहुंच जाता है और वहां पर जाकर राह देखने लगता है कि कब तो उसकी पत्नी बाहर निकलेगी और उसके बाद जब उसे देखेगी तो उसे अंदर बुला लेगी, क्योंकि वो समय ऐसा था कि उस समय में जो दामाद होता है अगर वह ससुराल में बिना किसी अपने सगे संबंधी के पहुंच जाए तो लोगों में बातें होने लगती थी, अड़ोसी पड़ोसी बातें बनाते थे, ससुराल वाले बातें बना रहे थे और इस तरह की बातें हुआ करती थी कि तूने तो बेइज्जती करवा दी। तो यहां पर जो रत्नेश होता है वह बाहर खड़ा रहता है, सोचता है कि उसकी पत्नी उसे देख लेगी तो उसके बाद अंदर बुलाएगी और उसके बाद सब कुछ हो जाएगा, यानी कि मैं अपनी पत्नी से मिल लूंगा। ऐसा सोचकर वह खड़ा रहता है और तभी शाम के समय कुछ सामान लेकर उसकी पत्नी बाहर निकलती है और उसी समय उस रत्नेश पर उसकी नजर पड़ जाती है।
अब जैसे वो रत्नेश को देखती है तो एकदम से चुपचाप खड़ी रह जाती है, क्योंकि उसके पति ने वो काम कर दिया था जिससे चारों तरफ उसकी बेइज्जती हो सकती थी। वह कहने लगती है कि आप यहां पर क्या कर रहे हो। तो उसके बाद रत्नेश कहता है कि तुम्हारे बिना रहा ही नहीं गया। तो उसके बाद जो रत्नेश की पत्नी होती है वो कहती है देखो फिलहाल तो तुम यहां से चले जाओ, थोड़ी देर बाद आना जब घर वाले सो जाएंगे। रत्नेश ऐसा ही करता है, थोड़ी देर तो वहां से इधर उधर चला जाता है, लेकिन जब गांव में ज्यादातर लोग सोने लगते हैं तो उसके बाद चुपके से वहां पर आता है और उसकी जो पत्नी होती है वह उसकी राह देख रही थी दरवाजे के पास ही। अब जैसे ही वो बाहर आकर रुकता है तो उसके बाद वो दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलने के बाद उसे अपने घर के अंदर बुला लेती है। माता पिता बाहर आंगन में सोए हुए थे और दोनों पति पत्नी कमरे के अंदर जाते हैं, यानी कि जो उनका पुराने जमाने का कमरा बना हुआ था उसके अंदर जाते हैं और वहां पर एक दूसरे के साथ बड़े खुशनुमा पल व्यतीत करते हैं। धीरे धीरे सुबह होती है, लेकिन सुबह तक वो दोनों सो गए थे और जैसे ही घर वाले उठते हैं तो आंगन में एक साइकिल खड़ी हुई देखते हैं जो कि उन्होंने अपनी बेटी को शादी में दी थी। और उस साइकिल को देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। वे एकदम से अपनी बेटी को आवाज लगाते हैं, बेटी जगती है और जगने के बाद जब माता पिता पूछते हैं बेटा ये साइकिल कहाँ किसकी है, तो उसके बाद बेटी छुपा नहीं पाती और कह देती है बाबूजी आपके दामाद आए हैं, घर के अंदर सोए हुए हैं। इस बात को सुनकर जो उसके सास ससुर होते हैं रत्नेश के, वह हैरान और परेशान तो काफी होते हैं, लेकिन फिर भी दामाद था और दामाद की बातों को छुपाने में ही भलाई होती है, वरना चारों तरफ बदनामी हो जाएगी। यहां पर वह कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटी, उसे जगा दे, पानी वगैरह पी लेगा और बाहर सोच के लिए चला जाएगा, नहा धो लेगा। ऐसा कहकर जो उसे वो भेज देते हैं अंदर की तरफ और अंदर जाने के बाद जो अनीता होती है वह अपने पति को भी जगा देती है। पति जगता है और जगने के बाद उसे बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि वह सोच रहा था कि रात के समय निकल जाऊंगा, लेकिन गांव में अक्सर लोग सुबह सुबह जग जाया करते हैं और जब पूरी रात एक साथ रहते हैं तो सुबह सुबह इनको नींद आ जाती है। उसके बाद रत्नेश जो होता है वह बाहर निकलता है और उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी, लेकिन उसका ससुर कहता है कि कोई बात नहीं बेटी, वैसे भी हमारी इकलौती बेटी है और यहाँ का भी ख्याल तुम्हें ही रखना है, तो कोई बात नहीं तुम आगे, हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल यहाँ पर अनीता अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और यहाँ की जो भी प्रॉपर्टी थी वह भी रत्नेश के नाम ही आनी थी। अब इसके बाद जो माता पिता होते हैं अनीता के, वह उसे खाना पीना खिलाते हैं और उसकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं। धीरे धीरे दोपहर होती है और दोपहर के समय में अचानक से उसके जो ससुराल होता है उनके पड़ोस का एक व्यक्ति जो होता है वह उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगता है। दरअसल ये उसके परिवार से थोड़ा सा दूर का मामला था और वहां पर उनके खेतों का पड़ोसी था। अब खेत की जमीनी को किसी को लेकर विवाद हो रहा था इन दोनों के बीच में, क्योंकि जब इसका बेटा नहीं है तो इसकी जमीन ऐसे ही जाएगी और ये उस जमीन को अपने दामाद को देने के लिए सोच रहा था और उसने बता भी दिया था कि मैं तो अपनी जमीन को दामाद को दे दूंगा, लेकिन तुम्हें कब्जा नहीं करने दूंगा। और वो कैसे भी करके इस पर कब्जा करना चाहते हैं और काफी दिनों से ये बात चली हुई आ रही है। जब उसकी पत्नी यानी कि जो रत्नेश की पत्नी थी उसकी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले भी इन लोगों के बीच में लड़ाई हुआ करती थी, क्योंकि वह उनसे कह देता है कि देखो मैं तो अपनी जमीन को अपने दामाद को दूंगा। अब ये बातों के विवाद के चलते आज भी इस घर के अंदर लड़ाई हो जाती है और जब लड़ाई होती है तो यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है वह बाहर जाने लगती है उस लड़ाई को शांत कराने के लिए और कैसे भी अपने माता पिता को अंदर लाने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर जो उसकी पत्नी जैसी बाहर जाती है और बाहर जाने के बाद उनसे बोलने लगती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये बिल्कुल से गलत है। तो उसी समय यहाँ पर जो पड़ोसी होते हैं वो कहने लगते हैं कि चुप हो जा, वरना तेरी भी पोल खोल देंगे और सभी लोगों को पता चल जाएगा कि तेरे क्या क्या राज हैं। अब इस बात को सुनकर जो उसकी पत्नी होती है अनीता, वह एकदम से अंदर आती है और इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो रत्नेश होता है उसे बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है। वह एकदम से बाहर की तरफ निकलता है, लेकिन उसी समय अनीता उसे अंदर ले आती है, कहती है कि कोई बात नहीं तुम अंदर आ जाओ, यहाँ पर बाहर मत आओ, वरना लोगों को पता चलेगा तो हमारी बदनामी हो जाएगी कि दामाद को घर पर बुला रखा है। लेकिन जो रत्नेश होता है जब वह देखता है कि उसके वो सास ससुर जो कि अपनी प्रॉपर्टी को उसे देना चाहते हैं, उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर वो लोग हावी हो रहे हैं, तो उसके बाद उससे रहा नहीं जाता और वो कहता है कि ये मुझे इस घर का बेटा समझते हैं ना, तो इसीलिए आप साइड में हटो और मैं अभी इन्हें सबक सिखा कर आता हूं। ऐसा कहकर वो बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद अपने सास ससुर की ओर लेकर उनसे लड़ाई करने लगता है। कहता है कि अब तक तो ये अकेले होंगे, लेकिन अभी अकेले नहीं है, मैं इनका बेटा हूं और बेटा होने का फर्ज मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। अगर तुम लोगों ने जरा भी कुछ भी ऐसा कैसा करने की सोची तो उसके बाद देख लेना मैं तुम्हारा क्या हासिल करता हूं। ऐसा कहकर वह उन्हें धमकाने लगता है और यहाँ पर अड़ोस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं और दामाद का गांव में सम्मान किया जाता था और इसी वजह से जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो दूसरी पार्टी को धमकाकर चुपचाप बिठा देते हैं और उसके बाद यहाँ पर इन लोगों को घर के अंदर पहुंचा देते हैं। कहते हैं कि कोई बात नहीं दामाद जी, आप अंदर जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है।
उसके बाद जो रत्नेश होता है वह वहीं पर रुकता है इस रात भी, और जो सास ससुर होते हैं वह इस बात से बड़े खुश होते हैं कि उनके दामाद ने उनकी ओर ली है और अब जीवन आराम से व्यतीत होगा। लेकिन जैसी रात के समय जो रत्नेश होता है वह दोबारा चुपके से अपनी पत्नी से मिलता है, तो उसी दौरान वह अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि वो किस राज की बात कर रहे थे, क्या मुझे भी बताओगी तुम? तो वह कहने लगती है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, अक्सर ऐसे लड़ाई झगड़े में कह दिया करते हैं, कोई भी राज नहीं, झूठ मूठ की बातें हैं। लेकिन यहां पर इस बात को कहते हुए जो अनीता है उसके चेहरे पर एक अजीब सा दुख उसे दिखाई दे जाता है। इस दुख को देखने के बाद जो रत्नेश होता है वह समझ जाता है कि उसकी पत्नी उससे कुछ ना कुछ छुपाना चाहती है। तो इसीलिए जो रत्नेश होता है वह कहता है, देखो मैं तुम्हारा पति हूं और तुमसे प्यार भी किया करता हूं। मैंने तुम्हारे शरीर से नहीं तुम्हारी आत्मा से प्यार किया है, और तुम मुझे बताओ आखिर क्या बात है, अगर कुछ भी ऐसा वैसा होगा तो उसमें मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगा। इस बात को सुनकर जो अनीता होती है रत्नेश की तरफ देखती है और देखने के बाद एकदम से अपनी आंखों में आंसू भर लाती है। कहती है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और उस बात को मैं चाहकर भी भुला नहीं पाती हूं। जब भी मुझे उस बात याद आ जाती है तो उसके बाद मैं सहम जाती हूं। रत्नेश पूछता है कि क्या हुआ, तो वह बताता है कि दरअसल इस प्रॉपर्टी के झगड़े को लेकर ही एक दिन जब मैं घर के अंदर अकेली होती हूं तो उसी दौरान ये जो पड़ोस वाले होते हैं यह मेरे साथ कुछ ऐसा कर देते हैं घर के अंदर आकर, जिसके बारे में मैं किसी को बता भी नहीं सकती, और उस बात को देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगती हूँ। ये सब कुछ मेरे साथ ये सब कुछ करके यहाँ से चले गए थे, लेकिन उसके बाद जब मेरे माता पिता आते हैं तो मैं उन्हें बताती हूँ कि मेरे साथ इस तरह से गलत किया है उनके लड़कों ने, और इस बात को सुनकर माता पिता जो होते हैं मान मर्यादा की खातिर इस बात को यहीं पर दबाने की कोशिश करते हैं। कोर्ट केस करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि अड़ोस पड़ोस में अगर ये बात पता चल गई तो उसके बाद बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा ही दुख होता है कि जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है वो ऐसे खुले में घूमा करते हैं और मुझे अब तो इस बात की धमकी भी दे रहे हैं। इस बात को कहकर अनीता फूट फूट कर रोने लगती है। तभी जो रत्नेश होता है वो एकदम से उसे अपने गले से लगाता है। कहता है कि अनीता, आज तक तो तुम अकेली थी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन जब मुझे ये बात पता चल गई है तो ये मेरा फर्ज बनता है क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारा बदला लेना चाहिए। इस बात को कहकर यहाँ पर जो पति होता है वह आज शाम यहीं पर रुकता है। रात के समय उनकी रेकी करने के बाद दोनों को इस दुनिया से विदा कर देता है। विदा करने के बाद यहाँ पर पुलिस आती है और जैसे पुलिस आती है तो पुलिस पूछती है कि भाई तुम्हें इनसे क्या खुन्नस आ गई जो तुमने ऐसा कर दिया। तो यहाँ पर रत्नेश बताता है कि इस तरह से मेरी पत्नी जब कुंवारी थी तो उसके साथ इन्होंने ऐसा किया था और मैं अपनी पत्नी से प्यार किया करता हूं, तो मैंने अपनी पत्नी का बदला इन लोगों से लिया है। अब गांव में चारों तरफ ये बात फैल गई थी और लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, लेकिन जिनके परिवार के 2 व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे वो लोग भी खुन्नस खा जाते हैं और उसके बाद इस पर केस कर देते हैं। और यहाँ पर जो रत्नेश होता है वह सलाखों के पीछे चला जाता है। अब जो रत्नेश होता है वह जज साहब के सामने पेश होता, पूरी बात बताता है, लेकिन फिर भी उसने गलत किया था। दोनों को इस दुनिया से विदा करके कानून के हिसाब से सजा मिलती तो कोई भी दिक्कत नहीं थी। इसीलिए रत्नेश को 20 साल की सजा होती है। 20 साल की सजा हो जाती है और रत्नेश जेल में चला जाता है। इधर यहाँ पर रत्नेश के जो ससुराल वाले होते हैं वह देखते हैं कि जिन लोगों के 2 व्यक्तियों को इस दुनिया से विदा किया गया है उनके दामाद के जरिए, वो लोग अब खुंस खा चुके हैं और कभी भी इनके ऊपर हमला करके इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि गांव की जो दुश्मनी होती है दोस्तों वो इसी तरह की होती है। परिवार के परिवार तबाह हो जाया करते हैं दुश्मनी में, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये दुश्मनी चलती आया करती है। यानी कि जैसे दादा की किसी से लड़ाई हो गई है तो उसके बाद जो पिताजी हैं वो भी उससे लड़ाई रखेंगे और उसके बाद जो बच्चे हैं वो भी उससे लड़ाई रखेंगे। इस तरह की दुश्मनी गांव के अंदर अक्सर हुआ करती है और ऐसी दुश्मनी यहाँ पर बनते हुए उनको दिखाई देती है। तो वो लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ पर तो कोई जवान व्यक्ति भी नहीं है, तो क्यों ना हम लोग अपने वहां पर चलते हैं, यानी कि अपने ससुराल में चलते हैं। जो अनीता का पिता है वो ऐसा ही सोचता है। तो उसके बाद अनीता के पिता के अनुसार ही वो लोग वहां से सीधा जो अनीता होती है उसके ननिहाल में चले जाते हैं और वहां पर रहने लगते हैं। इधर जो अनीता होती है वह बार बार अपने पति से मिलने के लिए जेल में जाया करती है और वहां पर जाकर उसे दिखाया करती है कि हम लोग खुश हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है, और जब से तुमने ये काम किया है ना, जब से गांव के अंदर हमारा दबदबा बन चुका है। यानी कि वह अपने उस पति से झूठ बोला करती है ताकि उसे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो, और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ इन बातों को 20 साल बीत जाते हैं, लेकिन पिछले 5 साल से जो उसकी पत्नी है वो उससे मिलने के लिए नहीं आ रही है। और उसके बाद पति काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि अब तक तो वह आया करती थी, मुस्कुराकर उससे बात किया करती थी, लेकिन पिछले 5 साल से ऐसा क्या हो गया। जैसे 20 साल कंप्लीट होते हैं, उसकी सजा कंप्लीट होती है, तो उसके बाद जो रत्नेश होता है वह अब
लगभग 40 साल का हो चुका है और 40 साल का रत्नेश अपनी पत्नी के गांव में जाता है, यानी कि अपने ससुराल में जाता है और वहां पर जाकर सबसे पहले अपनी पत्नी को देखता है। लेकिन वहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है वो बात जो आज तक उसकी पत्नी ने उससे छुपाई थी कि उसकी पत्नी तो यहां से उसी टाइम पर चले गए थे और उनका कोई भी अता पता नहीं है। इसके बाद जो रत्नेश होता है वह उसके बारे में इधर उधर पता लगाता है और जब लोगों को पता चलता है कि ये वही प्रेमी है जिसने अपनी पत्नी की इज्जत का बदला लिया था, तो उसके बाद उसके बारे उनके घर वालों के बारे में पता निकालकर उसे बता देते हैं कि वो लोग तो ऐसे ऐसे वहां पर रहा करते हैं। रत्नेश सीधा अपनी पत्नी के ननिहाल में जाता है और वहां पर जाकर जब पता करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी पर काफी सारी बातें बीती हैं, क्योंकि पत्नी ने दूसरी शादी करने से तो मना ही कर दिया था। क्योंकि जब वह मिलने जाया करती थी तो रत्नेश कहा करता था उससे कि तू दूसरी शादी कर ले, लेकिन अनीता साफ मना कर देती है, कहती है कि नहीं, जब तुमने मेरे लिए सब कुछ किया है, अपनी जिंदगी के 20 साल जेल को देने का फैसला किया है, तो मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगी और ये जो कुछ भी हुआ था मेरे लिए हुआ था और मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तुम आ जाना। तो इसी वजह से वह जब वहां से ननिहाल आती है तो ननिहाल आने के कुछ ही दिनों बाद उसके माता पिता उसकी दूसरी शादी की करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जो अनीता होती है वह साफ मना कर देती है। कहती है कि देखो, मैं अपने पति से प्यार किया करती हूँ, शादी मेरी हो चुकी है, तो उसी के सहारे से मैं अपने जीवन को जीऊंगी, आप लोग फोर्स मत कीजिए। तो इसी वजह से जो अनीता है वो वहीं पर रहने लगती है। लेकिन जब कुछ दिन वहां पर रहती है तो उसके मामा मामी उससे जलने लगते हैं और मामी उसे छोटी छोटी बातों पर ताना मारने लगती हैं और एक दिन लड़ाई के दौरान वह उसे घर से निकाल देती हैं। अब जब ननिहाल में वो घर से निकल जाती है तो उसके बाद उसे बुरा तो बहुत लगता है और धीरे धीरे अब तक 15 साल भी इन बातों को बीत चुके थे। 15 साल बाद वह गांव के प्रधान के पास जाती है और कहती है कि सरपंच साहब, देखो मैं इस तरह से अबला हूं और मेरी मदद कीजिए, मुझे रहने के लिए कोई जगह दे दीजिए, बाकी मैं अपना मेहनत करके सब कुछ कर लूंगी और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो सरपंच साहब होते हैं उसे रहने के लिए एक घर गांव के अंदर दिला देते हैं, जो कि सरपंच साहब का एक पुराना घर था, उस घर को दे देते हैं। कहते हैं कि आप यहां पर रह सकती हो, क्योंकि वो गांव की भांजी थी और भांजी का मान सम्मान रखा जाता है। उसको वो घर दे दिया जाता है और घर के अंदर वो रहने लगती है और इधर उधर दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना भरण पोषण करने लगती है। पिछले 5 साल से वो लगातार बीमार भी रहा करती है और इसी बीमारी के चलते वह अपने पति से अब मिलने नहीं जा पाती है। और धीरे धीरे जब 5 साल हो जाते हैं तो पति को जब ये बात पता चलती है तो उसके बाद जो पति होता है वह अपनी पत्नी के उस घर पर जाता है जिस घर के अंदर वो रहा करती है। रत्नेश के जो सास ससुर होते हैं वो उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि बेटा, हम लोग तो बुजुर्ग हो चले थे, हम भला क्या करते, अगर हम भी उसके साथ हो लेते तो उसको भी परिवार को पालने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती। इस बात को सुनकर जो रत्नेश है वो उनकी मजबूरियों को समझता है, क्योंकि वे भी सही कह रहे थे कि अगर वो लोग उसके साथ लग जाते तो उसका भी भरण पोषण उसे ही करना पड़ता। इसके बाद रत्नेश सीधा अपनी पत्नी को उस ठिकाने पर जाता है जहां पर वो रहा करती है और जैसे ही वहां पर घर का दरवाजा खुलता है तो उसकी पत्नी काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, क्योंकि उसे मेहनत करके कमाना पड़ता था और लोगों के ताने भी सहने पड़ते थे। हालांकि उसके पति ने जो काम किया था उसकी वजह से उसकी धाक तो बन गई थी, कोई भी उसके ऊपर गलत निगाह नहीं रखता है, क्योंकि उन्हें पता है कि 20 साल बाद वो वापस आएगा और वापस आने के बाद वो उनके साथ भी ऐसा ही कर सकता है अगर उन्होंने इसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो। इसी वजह से वो जिंदगी तो मन सम्मान से जीती है, लेकिन उसे मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के चलते ही वह बीमार भी रहने लगती है। जैसे ही पति उसे दिखता है तो उसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह एकदम से आकर उसके गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि आप अब आए हो, अब मैं आपके लायक नहीं बची। इस बात को सुनकर पति कहता है कि क्या हुआ, लायक क्यों नहीं बची, मैं भी इतनी उम्र का हूं, तुम भी इतनी उम्र की हो, तो लायक ना होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन तभी जो पत्नी है वो कहती है कि अब तो देखो मुझे बुढ़ापा आ चुका है और मैं बीमार भी रहा करती हूँ। लेकिन तभी पति रत्नेश उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, अब सब कुछ ठीक कर दूंगा और चलो यहां से चलते हैं और हम लोग ठाट की जिंदगी जिएंगे। उसके बाद जो रत्नेश होता है वह उसे लेकर पहले तो अपने गांव जाता है जहां पर उसके भाइयों ने उसकी पूरी जमीन को हथिया लिया था। सोच लिया था कि अब का वो यहां पर आने वाला है, लेकिन वो वहां पर जाता है और वहां पर आने के बाद अपने भाइयों से कहता है कि मेरी जमीन को छोड़ दो और मेरे घर के हिस्से को भी छोड़ दो। भाई जो होते हैं वो उसे देखकर डर जाते हैं, डरने के बाद इस जमीन को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है 2 लोगों को तो पहले ही इस दुनिया से विदा कर चुका है और तुम्हें भी करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो लोग उस जमीन को दे देते हैं, साथ में उसकी जो ससुराल की जमीन होती है उसको वो अपने अंडर में लेता है और उस पर भी खेती बाड़ी और लोगों से करवाने लगता है पैसों से। तो वहां की जमीन के खेती बाड़ी के पैसे भी उसके पास आया करते हैं और साथ में अपनी जमीन पर भी खेती बाड़ी किया करता है और अच्छे खासे पैसे कमाता है। अपने सास ससुर को भी अपने साथ ही रखा करता है और फिलहाल के समय में उसको 2 बच्चे भी हो चुके हैं।
तो ये थी कहानी रत्नेश की, जिसने अपनी प्रेम को अमर कर दिया और 4 लोगों में उसकी चर्चा होती है तो लोग तरह तरह से उसे सहानुभूति भी दिया करते हैं और कुछ लोग उसकी निंदा भी किया करते हैं। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।